गुड इवनिंग दोस्तों ये है यूपीपीसीएल लेखा लिपिक 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था। 17 में ये वैकेंसी आई थी, अगस्त में पेपर हुआ था 28 अगस्त को। उसी का ये अकाउंट का पार्ट है, यानी हम बोले तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का पार्ट है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों की बहुत भारी डिमांड थी कि सर आप जो है ये पेपर डाल दो कॉमर्स वाला, तो हम आज इसको भी अपलोड कर रहे हैं। और आप लोग देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एक नियत आस्ति के, और ये भी आपको बता दें दोस्तों ये पूरी टोटली हिंदी में है, चूँकि मेरा ये पेपर नहीं है, किसी से मुझे मिला हुआ है। क्योंकि मैंने जो पेपर दिया था दोस्तों उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने PDF उसका स्टोर नहीं कर पाया था, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश में आपको मिल जाता है, ये हिंदी में ही है टोटली। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज क्लिष्ट है ना। एक नियत आस्ति के आर्थिक कार्यालय के समापन पर इसका अनुमान मूल्य के रूप में जाना जाता है। अब नियत आस्ति का क्या मतलब ये नहीं हम बता पाएंगे, बट ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि अनुमानित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो जो भी हमारी एक होता है ना सर्टेन पीरियड में, चूँकि हम जो भी एसेट वगैरह परचेज करते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है जिसको यूज़फुल लाइफ बोलते हैं ना। उसके समाप्ति पर जो स्क्रैप वैल्यू मिलता है उसे हम आस्ति के अवशेषी इसमें लिखा गया है, उसी वही पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं वही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बही में मुख्यतः खरीद, दैनिक बही, रोकड़ बही, क्रय प्रत्याय बही, जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं ना, देय बिल बही आदि और स्वतः संतुलनकारी बही प्रणाली के अंतर्गत लेनदारों के लिए बही की प्रविष्टियाँ की जाती उसे क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग देख लो, क्योंकि खरीद बही की बात कही गई है, इसमें लेनदारों की बही है। हिंदी में है दोस्तों, थोड़ी हमको कम समझ में आ रही है, फ़िलहाल आप लोग देख लो, पेपर में दिखा दे रहा हूँ आपको। नष्ट होने वाली वस्तुओं की शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित करने के लिए भुगतान पर किस धारा के अंतर्गत TDS की कटौती होती है। तो ये आपका है 194C, क्योंकि ये लेखा लिपिक का है दोस्तों। आप लोग देख लो, नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के नाम पर ये धोखा हुआ था बच्चों के साथ में 2018 में, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ बुक कीपिंग अकाउंटिंग पर ही डिपेंड मत रहिएगा, टैक्स भी पढ़िएगा, ऑडिट भी पढ़िएगा। 194C जो कि आपके लिए है ये। अभी आगे चलते हैं। धारा TGGA के अंतर्गत ग्रामीण विकास अनुसंधान के लिए दान हेतु कितने प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी गई है। तो वो आपका 100% है। TG हमारी डोनेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब इसके बाद है विनियमित पेंशन में धारा के अंतर्गत छूट दी जाती है, तो आपका धारा जो है 1010A है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, बचत खातों यानी बैंक या डाकघरों में से ब्याज पर धारा 80TTA के अंतर्गत अधिकतम कितनी कटौती मिलती है। 10,000 की है। मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन मानक क्या है। तो मूल्य ह्रास के लिए हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है AS6 होती है। आगे करा कि TDS प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही की देय तिथि क्या होगी। तो ये 15 नवंबर हो जाएगी। कमीशन या दलाली के लिए TDS की कौन सी धारा लगती है कमीशन या दलाली के लिए। तो 194H है। सामान्य बही को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, सामान्य बही को भी सामान्य बही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सामान्यतः वैतनिक कर्मचारियों के लिए स्रोत प्रकार की कटौती की मूल छूट की सीमा कितनी थी। 2,50,000 रुपये की थी। श्रीमान X ने 1 अप्रैल 2013 को 3,25,000 रुपये की एक कार खरीदी और वह 31 अक्टूबर 2017 तक उनकी सेवा में रहा। फिर उन्होंने इसे 65,000 में अपने कर्मचारी श्रीमान Y को बेच दी। अनुलाभ मूल्य की गणना करें। अवमूल्यन आपको 20% दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें क्या करा दोस्तों, अगर ये इंग्लिश में होता तो हम ज़रूर सॉल्व करवा देते हैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ये कह रहा श्रीमान X ने 1 अप्रैल 2013 को 3,25,000 रुपये में एक कार खरीदी और वह 31 अक्टूबर 2017 को उनकी
तक उनकी सेवा में रहा। फिर उन्होंने इसे 65,000 में कर्मचारी श्रीमान वाई को बेच दी है। अनुलाभ आपको परक्विजिट पूछ रहा है, इसमें आपको इसकी रेट भी दे रखी है, डेप्रिसिएशन की है शायद @20%, ठीक है। तो उससे आप कैलकुलेट कर लेना। 1 अप्रैल 2013 से लेके आपको 31 अक्टूबर 2017 तक की जो भी आएगी उसको घटा देना है इसमें से, 3,25,000 में से जो भी बचता है फिर आप कैलकुलेट कर लेना, टाइम लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, स्वत शुल्क, रॉयल्टी, अपूर्ण शुल्क, निदेशक पारिश्रमिक के लिए TDS की मूल सीमा क्या है? तो ये 30,000 रुपये इसमें दे रखा है उस वित्तीय वर्ष में। यदि बिक्री मूल्य ज्ञात नहीं है या जब इसे प्रत्येक शाखा प्रबंधक को लाभ को उद्घाटित करने के लिए वांछित नहीं माना जाता है तब सामान्यतः अंगीकार किए जाते हैं। तो ये अंगीकार किए जाते हैं दोस्तों, ये क्या है? बीजक मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि से समय पूर्व आहरण करने पर TDS की कौन सी धारा लगती है? तो ये आपका है 192A। इसके बाद है, जब बिल का अदाकर्ता बिल की देय तिथि से पूर्व बिल भुगतान करना चाहता है और आहर्ता इसे सहर्ष स्वीकार करता है तो इसे क्या कहते हैं? बिल को समापन कहते हैं ना, बिल को समाप्त करना। ये आगे कह रहा है कि जब संग्रहण के लिए बैंकर को बिल भेजा जाता है और अंततः वह अस्वीकार हो जाता है तो सामान्यतः बैंक बिल को आहर्ता को वापस कर देता है और आहर्ता स्वयं अंगीकार प्रमाणन प्रभार का भुगतान करता है। तब अदाकर्ता के बही खाते में दैनिक प्रविष्टि क्या होगी? तो देख लीजिए ये क्या होगी प्रविष्टि। ये पता नहीं क्या कर रहा है दोस्तों, हिंदी बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई, कोई भी मुझसे डिमांड नहीं करिएगा सर मुझे पेपर दो, क्योंकि इंग्लिश वर्जन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये हिंदी है, जिसको समझ में आए वो ले सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 आई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्रोत प्रकार की कटौती मूल छूट सीमा है, ठीक है। देख लो क्या है, 1,80,000 दे रखा है। यहाँ अगर राय सुराना एंड सन्स लिमिटेड अपनी अकोला शाखा को लागत प्लस 25% पर माल बेचती है। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाखा के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैं। ये आपको विवरण दिए हैं, इस पर आपको जो है परागम में खोए हुए माल पर हानि, पता नहीं क्या है परागम, ठीक है, इसमें आपको हानि निकालना है, हानि की गणना करनी है, ठीक है। अच्छा, परागम मतलब ये हो जाएगा कि माल को भेजा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि आपको लॉस जो है निकालनी है। परागम का यहाँ पे जो हमें लग रहा है ये है आपका ट्रांजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर निकालना होगा तो अकोला शाखा ने भेजा था, लागत पर 25% चार्ज किया है, ठीक है। और 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाखा संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बीजक मूल्य पर शाखा को भेजा गया माल 12 लाख रुपए बताया। बीजक मूल्य पर पारवहन में हानि बता रहे हैं, इतने हैं। बीजक मूल्य पर माल चोरी 6,000 रुपये, बिक्री इतना है, स्टॉक इतना है। हानि आपको बतानी है, पारवहन में हुई हानि बीमा 10,000 रुपये वसूल हुई है, ठीक है। अच्छा, ये सीधे आपको कुछ नहीं, ये सिर्फ भड़काने के लिए आपको दिए हैं। 15,000 रुपये बीजक मूल्य दे रखा है ना, इसमें से 10,000 वसूल हुए तो इसकी कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो लागत प्लस, चूँकि बीजक में क्या है हमारी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो प्रॉफिट इंक्लूड होने का मतलब है 1/4, यानी कि ये 1/5 हमारा क्या है निकालेंगे हम लोग 15,000 का। 15,000 का आप 1/5 निकाल लो तो 5 तिहाई 15, यानी 30,000 रुपये हमारी क्या है, ये एक तरीके की रिजर्व प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। 15,000 में क्या है, 15,000 में 3,000 रुपये ये प्रॉफिट का इंक्लूड है। इसको बाहर करोगे तो आपके पास कॉस्ट आएगी कितनी, 12,000 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ से 10,000 रुपये हमारी वसूली हुए, इसको लेस कर दो तो एक्चुअल आपको लॉस पता चल जाएगा, कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा, ठीक। ये है क्वेश्चन दोस्तों, मैंने कोशिश करी समझाने के लिए आपको। 2,000 रुपये का लॉस आपको
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत कटौती का अनुमति नहीं है, तो किसी भी वित्तीय संस्था, बैंक, आवास वित्तीय कंपनी से किसी आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज से कटौती का दावा धारा के अंतर्गत किया जा सकता है। यहाँ पे ये बता रहा है TEE के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वित्तीय व्यक्ति के वेतन के मामले में कर्मचारी को दिए गए लैपटॉप का उपयोग करने के लाभ का मान होगा, तो क्या होगा यहाँ पे बता रहा है कर्मचारी, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप यूज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों द्वारा धारा 10(10)(1) के अंतर्गत प्राप्त मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान क्या है, तो ये पूर्णतया छूट है, यानी पूर्णतया हम बोले तो कर मुक्त है। नेक्स्ट है, आकलन वर्ष 2018-19 के लिए रोगी के वरिष्ठ नागरिक के रूप में निवासी होने, 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होने किंतु 80 वर्ष से कम आयु का होने पर धारा 80DDB के अंतर्गत चिकित्सा उपचार के संबंध में कटौती की भुगतान की वास्तविक राशि या होती है, तो 60,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, सबकी डिमांड थी, इस वजह से मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं हिंदी की वजह से दोस्तों मैं अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। ये इंग्लिश में होता तो मैं पहले ही अपलोड कर देता इसको। अगला क्वेश्चन देखें, आप कह रहे हैं कि विभागीय लेखांकन क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे है ताकि प्रत्येक विभाग के व्यापारिक परिणामों का मूल्यांकन पृथक रूप से किया जा सके और प्रत्येक विभाग का प्रभावी योजना और नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उपधारा 5 के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति से के अंदर एक अनुपूरक लेखा परीक्षा आयोजित करने का अधिकार है, तो यहाँ पे अनुपूरक कम्प्लीमेंट्री हमारी जो ऑडिट सप्लीमेंट्री जो हमारी ऑडिट होती है उसी की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री ऑडिट कब होती है, 60 दिन के अंदर होती है, ठीक है। ये होता क्या है, ये ऑडिट का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लो, टैक्स, ऑडिट और प्लस अकाउंट सब आया है आपके इसमें लेखा लिपिक में, ठीक ना। आपसे मेरा यही कहना है कि आप लोग एक ही पर डिपेंड नहीं रहना, ये एक्चुअल पेपर है, फर्जी पेपर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, जैसे कोई ऑडिटर अपॉइंटेड है एज ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी में, है ना, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है तैयार करता है और इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्लस ऑडिट कमेटी को सबमिट करता है। सबमिट करने के उपरांत ये जो ऑडिट कमेटी और बोर्ड है ये क्या करती है, अपनी रिप्लाई किसको देगी, ऑडिटर को देगी। कितने दिन के अंदर देती है, 45 दिन के अंदर उसे अपना ऑडिट रिपोर्ट 45 दिन के अंदर क्या करेगा, 25 डेज़ के अंदर जो है बोर्ड और ऑडिट कमेटी क्या करेगी, अपनी रिप्लाई देती है ऑडिटर को और फिर वो ऑडिटर क्या करता है, इसे गवर्नमेंट को सबमिट करती है, ठीक है। तो ये कहानी इसमें है। अगर ये रिप्लाई नहीं आता फिर भी वो क्या करेगा, 45 दिन के बाद और 60 दिन के अंदर तभी भी सबमिट करता है ना। ये ऑडिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवालियेपन के मामले में अधिकारिक प्राप्तकर्ता द्वारा लेनदारों को भुगतान किया जाता है, तो दिवालियेपन हो गया तो आमतौर पर देय राशि से कम होती है, इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, लाभांश कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2018 को 8 लाख में कुछ मशीनरी खरीदी है। इसका अनुमानित कार्यकाल 15 वर्ष है और अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपये आंका गया है तथा सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास की गणना कीजिए। आपको जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, आप कर लो, ठीक ना। 1/18 को मतलब ये परचेज किया गया था, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए किया गया था। अवशिष्ट मूल्य कितनी है, 20,000 रुपये है। तो करना क्या है, इस 8 लाख में से 20,000 को आप माइनस कर दो और इसके बाद क्या करना है, आपको 15,000 से डिवाइड कर देना है, आपको मिल जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली निवासी श्रीमान एक्स के विवरण निम्नलिखित हैं। वेतन आपको दे रखा है, प्रति वर्ष आपको दे रखा है 3 लाख रुपये का, घर का किराया भत्ता आपको दे रखा है, हाउस रेंट अलाउंसेस 60,000 रुपये और दिल्ली के घर का किराया कितना है, 75,000 रुपये है। आपको HRA कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस आपको निकालना है, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको कर योग्य निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ये भी आप जान लीजिए। HRA निकालने का आपका जो है एग्जेम्पशन पहले निकाल लो,
एग्जम्पशन निकालने के लिए पहला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है, एक्चुअल रिसीव कितनी हुई है चारे की, तो इनको मिल रहा है कितना, 60,000 रुपये मिल रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये 60,000 हो गई एक्चुअल चारे। दूसरा हमारा क्या होता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है मकान इनका, ये देख लेते हैं। मकान कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली में है तो 50% ऑफ हम लोग निकालते हैं, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है इनकी, 3 लाख, यानी 60,000 हो गया, और प्लस इसके बाद जो है 3 लाख का 50%, तो 1,50,000 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, रेंट पेड कर रहा है कितना, 75,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, ये 30,000, ठीक है। 75 में से 30 निकालोगे तो 45,000 ये हो जाएगी। तो इसमें से जो कम होगा, सबसे कम कौन है, 45,000 है। इस 45,000 को आपको क्या कर देना है, 60,000 में से जो एक्चुअल एचआरए हमें मिली हुई है उसमें से लेस कर दोगे तो 15,000 टैक्सेबल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 15,000, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट उस बिल के छूट प्राप्त मूल्य की गणना करें जिसमें बिल मध्यस्थ 2 माह के लिए और 1 जून 2018 को आहरित 800 रुपये का बिल देता है, और जिस पर वह 6 जुलाई 2018 को 5% की दर से वार्षिक छूट देता है। तो ये है, अब बिल मध्यस्थ प्रदान क्या है दोस्तों, ये चलिए कोई बात नहीं है। अगर किसी के पास इंग्लिश वर्जन होगा तो हमें देगा, हम सॉल्व करा देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रावधान है, प्रावधान क्या है, लाभ के प्रत्युत्तर में एक शुल्क है। नेक्स्ट है, सामान्यतः है विनिमय पत्र को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने के लिए उसके साथ कागज़ की एक नामक पर्ची संलग्न होती है क्योंकि मूल बिल में पर्याप्त स्थान नहीं होता। ये बेचान पर्ची इसमें लिखा है, आंसर इसका बेचान पर्ची हो गया, ठीक है। एंडोर्समेंट स्लिप जिसको बोलते हैं शायद वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के लिए टीडीएस आयकर अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, तो 194A है। इसके बाद यदि मुख्य कार्यालय द्वारा नियुक्त कंपनी की लेखा परीक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शाखा कार्यालय के खातों का लेखा परीक्षण किया जाता है तो क्या होगा, तो कंपनी की लेखा परीक्षक को शाखा कार्यालय में रखी गई कंपनी के बहियों, खातों और वाउचरों को भी समय देखने का अधिकार होता है, ठीक है। ये देख लो, ऑडिट का क्वेश्चन है। विनिमय बिल के परिपक्व होने के मामले में कितने दिन का अनुग्रह मिलता है, तो सबको पता है 3 दिन मिलता है अनुग्रह, है ना। क्रय प्रतिमा या उसके भाग के लिए टीडीएस की वापसी पर ब्याज दिया जाता है, तो टीडीएस का क्वेश्चन है 0.50%। नेक्स्ट है, यदि गैर स्वीकृत या गैर भुगतान के द्वारा को नकार दिया जाता है तो नोटिंग क्या है, विनिमय पत्र से संबंधित है ना। आरक्षित निधि है, आरक्षित निधि, ये आरक्षित निधि क्या होता है पता नहीं, लाभ का विनियोजन लिखा है, ठीक है, देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय या तकनीक सेवाओं के लिए शुल्क स्वत रॉयल्टी अपूर्ण शुल्क निदेशक पारिश्रमिक टीडीएस को आयकर अधिनियम 1961 की धारा के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, 194J, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय लेखांकन के अंतर्गत किराया दरें और कर जैसे व्यय को के आधार पर आवंटित किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है, प्रत्येक विभाग द्वारा अधिग्रहित तल क्षेत्र फ्लोर एरिया, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ये भी ऑडिट में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक पार्ट ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। और देख लो आप लोग, पेपर इस तरीके से आया था, 2017 का वैकेंसी था, 2018 में ये पेपर हुआ था, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि टैक्स और आपके अकाउंट से मिलेंगे। और आप लोग दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तभी हम इस तरीके की वीडियो और अपलोड करने के लिए सोचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ये निवेदन है, आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक ना दोस्तों। थैंक यू आप सबको।